हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर में हम लोग गणित का पहला मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग जो है ना 2021 बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपकी प्रश्न आने की संभावना है, काफ़ी बहुत संभावना है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। अब देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए टेन थीटा बराबर जो होता है ना P/B होता है। तो P/B जो इक्वलिटी होगा आपका क्या होगा 5/12 की इक्वलिटी होगा। जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 5, उसके बाद B बराबर हो जाएगा आपका 12। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी को H का मान प्राप्त करना होता है। तो H बराबर जो होता है फॉर्मूला ना P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे P कौन है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे H कौन है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। जब हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 169। और 169 जो है ना ये रूट से बाहर निकल करके आएगा 13, यानी कि 13 जो है ना 169 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे P का मान, B का मान और H का मान तीनों आ गया है। तो हम लोग साइन थीटा के अकॉर्डिंग इसके द्वारा जो है ना हम लोग P/H का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए P का मान कितना है 5 है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना H का मान यहाँ पे अभी निकल के आया है 13, यानी कि 5/13। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 5/13। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए एक तार है, ये एक तार है 28 सेंटीमीटर तार, इस तार की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं इस प्रकार, है ना। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वर्ग के रूप में हम लोग इसकी इक्वलिटी कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सबको क्या करना है कि इस वर्ग की भुजा क्या होगा, यानी कि ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वलिटी होगा, बराबर होगा। तो देखिए तार की जो लंबाई होगा ना वो आपका वृत्त की परिधि के बराबर होगा, और वृत्त की जो परिधि होगा ना वो वर्ग का परिधि के बराबर होगा। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि वर्ग का भुजा प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तार की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं ना। तार की लंबाई किसके बराबर है, आपका वृत्त की परिधि के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तार की परिधि ज्ञात कर लेते हैं, वृत्त की परिधि। तो देखिए वृत्त किसके आकार का है, तार के आकार का, यानी कि तार को हम लोग ऐसे करके घुमा दिए गोल टाइप का, तो ये वृत्त हो गया। तो इसका सबसे पहले परिधि ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो 2π का मान 22/7 होता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना r का मान यहाँ पे देखिए 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर लिख देंगे। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7×28 हो जाएगा, है ना। जब इसको हम लोग गुणा करते हैं तो 22 × 44 हो जाएगा। और 44 को जब 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपसी का प्राप्त होता है 4×16 और यहाँ पे 170 हो जाएगा, ठीक है 176। और ये 176 जो होगा ना ये आपका वर्ग के परिधि के बराबर होगा। तो देखिए वर्ग के परिधि क्या होता है, 4a होता है, यानी कि 4a बराबर क्या प्राप्त हो गया 176 प्राप्त हो गया है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 4×16 हो जाएगा। उसके बाद 4×16 यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर, यदि 6,8,9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और यहाँ पे माध्य का मान 10 दिया हुआ है। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सभी जितना भी यहाँ पे डाटा है सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 6 + 8 + 9 + x + 13 और बटे क्या होता है, सभी परीक्षणों की संख्या होता है, यानी कि यहाँ पे कितना डाटा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डाटा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला को ऐड कर देते हैं ना, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब हम लोग 10 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको ऐड करते हैं तो 8 × 14 हो जाएगा। उसके बाद 14 और 9 आपका 23 हो जाएगा, है ना। 23 और आपका 13 हो जाता है आपका 36। तो यहाँ पे 36 + x, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 36 x के साथ प्लस में है, जब 50 की तरफ आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 50 - 36। जब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है 14। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में आपका।
देखिए क्या करें, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है ना आपका 2 होता है और इसका गुणनफल कह रहा है ना, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है ना आपका 4 होता है। जब दोनों को गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो देख लेते हो, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है √64/81। तो देखिए यहाँ पे 64 जो है ना निकल करके आएगा सामने में 8, 64 जो है 8 का स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे 81 जो है ना 9 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 8/9 ये एक क्या है, अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा 2√3, यहाँ पे क्या है 2√3 है। उसके बाद ये क्या परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है √21/35, ये भी जो है ना रूट से बाहर नहीं निकलता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अपरिमेय नहीं है का अर्थ होता है कौन परिमेय है। तो यहाँ पे 8/9 एक प्रकार का क्या है, परिमेय है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल गया है और p/q के फॉर्म में निकल करके आया है। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए AP में कौन होता है, हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं AP में। तो सबसे पहले यहाँ पे A1 आपका दिया हुआ p+1, और दूसरा पद आपका दिया हुआ ये, और तीसरा पद ये आपका है यानी कि A3 है। तो देखिए हम लोग AP कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं कि दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं और तीसरा पद में दूसरा पद घटाते हैं। अगर इसका सारांतर बराबर आ गया ना तो आपका क्या होगा, AP में होगा। हालांकि ये तो AP में है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि A2 - A1 करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि A3 - A2 करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि सारांतर बराबर होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग P का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे A2 का मान कितना है आपका, 2p+1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A2 की जगह 2p+1 लिखेंगे। और ये वाला माइनस जो है ना A1 को क्या कर देगा, पूरा माइनस कर देगा। क्या कर देगा, पूरा माइनस कर देगा। तो A1 कौन है, p+1 है, यानी कि यहाँ पे -p हो जाएगा, फिर आपका -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे A3 का मान जो है ना 4p-1 है, तो यहाँ पे हम लोग 4p-1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है ना, माइनस ये वाला माइनस A2 को सारा क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी कि माइनस यहाँ पे 2p हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जब यहाँ पे 2p में जब p माइनस करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है p। क्या प्राप्त होता है, p। अब ये +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका p बराबर हो जाएगा। जब 4p में 2p माइनस करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 2p। क्या प्राप्त होता है, 2p। अब देखिए यहाँ पे -1 और -1 हमेशा ऐड होता है, यानी कि यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा ना। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि p को p की तरफ लेके चलते हैं, और ये आपका -2 है अचर पद है, इसको हम लोग सिंगल इधर लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, जो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो देखिए 2p में जब p माइनस होगा तो आपका p होगा, यानी कि p बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि ये क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त को सिर्फ एक रेखा स्पर्श करता है ना, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमें फ्रेंड्स आठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि 24,15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर है। तो देखिए परिसर बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका ना, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मान कितना है, तो देखिए 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 में सबसे हाईएस्ट मान कितना है, 30 है। तो 30 में हम लोग माइनस करेंगे सबसे लोवेस्ट मान को। यहाँ पे देख लोवेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है। जब हम लोग 30 में 9 को माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे आप सभी का क्या प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 21 आपका परिसर का मान निकल के आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है कि कोट 90 डिग्री -a। तो देखिए कोट 90 डिग्री -a बराबर जो होता है ना आपका tan a के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, tan a। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। तो देखिए दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होता है और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोनों।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 माइनस रूट 3 है। तो फ्रेंड्स 3 माइनस रूट 3 कहने का अर्थ है कि 3 एक परिमेय संख्या है और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर करते हैं ना तो आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 11.2356 यहाँ पे क्या है कि 564 के ऊपर बार है, ठीक है। जब रेकरिंग या आवृत्ति रहता है ना तो जब भी आवृत्ति वाला प्रश्न आए आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो वो आपका एक परिमेय संख्या होता है। उसको हम लोग जो रेकरिंग होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5.2333 डॉट 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 है। कहने का अर्थ है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5.23 के ऊपर बार, यहाँ पे 3 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। आपको बताया ना कि जब भी रेकरिंग वाला प्रश्न होगा ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में वो होता है आपका एक परिमेय संख्या, उसके हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखिए ध्यान से कि 1/√7 है। तो फ्रेंड्स 1/√7 कहने का अर्थ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम लोग भाग करते हैं ना तो उसका भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। तो देखिए कंडीशन है जब भी a बराबर BQ प्लस आर रहे ना और आपसे कहे कि r के लिए कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे जो होगा ना r क्या होगा, बड़ा होगा 0 से और बराबर होगा, और यहाँ पे r से बड़ा b होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न क्या करा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आपका प्राप्त है 2, और यहाँ पे गुणनफल यानी कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आपका प्राप्त है -15। तो आप सभी को पता होता है कि द्विघात बहुपद बराबर जो होता है ना a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए ए जो होता है ना आपका हरों का एलसीएम होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए 2 प्राप्त है। यहाँ पे क्या होगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, उसके बाद में प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे देखिए -15 है, यहाँ पे क्या होगा -15 हो जाएगा। अब देखिए ए जो होता है ना हरों का एलसीएम होता है, यहाँ पे जब ए आपका 1 है हरों का एलसीएम यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -15। जब हम लोग 1 को सभी टर्म से गुना करते हैं तो आपका वही रहता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुपद वो नहीं होता है जो भी चर राशि अगर बट्टे के फॉर्म में रहे, अगर जो बट्टे में रहता है जो चर राशि ना वो आपका क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ x प्लस 1/x, ये जो x है ना एक चर राशि और ये क्या है बट्टे के फॉर्म में, ये एक क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इसमें भी आप सभी को कहना है कि बहुपद कौन नहीं है। तो देखिए जो भी चर राशि बटे में होता है ना वो आपका बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 1/x माइनस 1 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य है। तो चलिए इसका हम लोग शून्य यहाँ पे साइड में ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 5x उसके बाद प्लस 6, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। उसके बाद आप सभी को AC ज्ञात करना होता है। जब हम लोग AC ज्ञात करते हैं 6 होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x कॉमन आ रहा है तो x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा कॉमन, 3 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि x माइनस 2 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 हल प्राप्त हो गया, एक x बराबर 2, उसके बाद एक आपका x बराबर 3, यानी कि 2,3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2,3।
अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, समीकरण निकाय। एक समीकरण ये दिया हुआ है और आपका दूसरा समीकरण ये है और आपसे कह रहा है कि ये किस प्रकार का हल संभव है। तो देखिए इस बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं A1/A2 करके, उसके बाद B1/B2 और C1/C2, हम लोग तीनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A1/A2 कंडीशन को चेक करते हैं, A1/A2। तो देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना है, आपका x के साथ जो पहला समीकरण में गुणांक होता है वो आपका A1 होता है, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। और A2 का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण में 6, 5/6। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि B1/B2 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब B1/B2 चेक करते हैं तो यहाँ पे B1 जो होता है ना, पहला समीकरण y का गुणांक होता है, यानी कि -3 और B2 जो होता है ना, दूसरा समीकरण y का गुणांक होता है, यानी कि 1। तो यहाँ पे क्या है कि -3/1 और यहाँ पे A1/A2 का मान है 5/1। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे A1/A2 जो इक्वलिटी नहीं होगा B1/B2 का, जब ये कंडीशन होता है ना तो इसका इस कंडीशन में अविरोधी संघर्ष होता है और इसका जो हल होता है ना, केवल एक हल होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करता है और अद्वितीय हल यानी कि एक ही हल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और अद्वितीय। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, समीकरण निकाय। एक समीकरण आपका ये दिया हुआ है और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है और आप सभी को कह रहा है कि ए के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी अद्वितीय हल होता है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि A1/A2 ये इक्वलिटी नहीं होता B1/B2 का, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना ए का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जो है ना, A1 कौन है, 2 है, यानी कि 2/A2 का मान यहाँ पे देखिए 3 है, 2/3 बराबर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे B1 का जो मान है ना आपका ए है, A/, और B2 का जो मान है ना -5 है। जब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 5 × 10 हो जाएगा, -10 बराबर 3 हो जाएगा, क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा आपका -10/3 और ये जो होगा ना इक्वलिटी किसी में भी नहीं होगा, यानी कि ए डज नॉट इक्वलिटी -10/a, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 और यहाँ पे भी दूसरा समीकरण दिया हुआ है का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए जब अद्वितीय हल होता है ना, एक कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 नहीं बराबर होता है B1/B2 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, और इस कंडीशन में क्या होता है कि आलेख प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक समीकरण ये दिया हुआ है और यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, तो कह रहा है कि y का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं आसान तरीका से। तो देखिए x = 5 ना, तो x की जगह हम लोग 5 लिखेंगे, तो 5 + 2y बराबर आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम लोग 5 को जो है ना 9 की तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2y बराबर 9 माइनस, यहाँ पे आपका जब 9 में -5 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2y बराबर 4, यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x - 3 के विविधता d का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा d बराबर जो होता है ना b² - 4ac होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग d का मान जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए b जो होता है ना यहाँ पे -8 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक b होता है, तो यहाँ पे -8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 64 - 4ac। यहाँ पे a का मान 3/4 x² का गुणांक और c का मान आपका ये जो अचर होता है -3। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 64 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +9। जब हम लोग 64 में 9 ऐड करते हैं ना, तो आप सभी का प्राप्त होता है 73, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 73। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वो द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 को -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 2 मूल दिया हुआ है और ये जो मूल है ना शुद्ध द्विघात बहुपद का मूल है। अगर हम लोग ऑप्शन बी को सोल्व करते हैं तो ये आपका 3 को -3 मूल निकल के आता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है कि x² - 9 बराबर 0। तो यहाँ पे x² बराबर हो जाएगा आपका +9। जब x² है ना, जब स्क्वायर है तो उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है, यानी कि ये आपका +-√9 हो जाएगा। और ये जब रूट से बाहर निकलता है तो ये आपका एक आपका +3 हो जाएगा और एक आपका -3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। एक +3 और एक -3 ये मूल है ना, और इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो ये मूल निकल के आया +3 और -3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो 27वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है 72 है। तो देखिए आप सभी को पता होगा पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए जो सबसे छोटी संख्या है ना वो क्या है x है ना। तो मान लिया कि पहला संख्या को क्या मान लिया हम x मान लिए, ठीक है, और ये सबसे छोटी संख्या है। और यहाँ पे क्या है कि लगातार, लगातार का अर्थ होता है यहाँ पे देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सब में क्या हो रहा है कि 1 बढ़ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, यानी कि इसमें हम लोग क्या कर देंगे +1 कर देंगे, ठीक है, x + 1। उसके बाद यहाँ पे जो है ना क्या करा है कि पूर्ण संख्या का गुणनफल, और दूसरा संख्या को हम लोग क्या मान लिए हैं, पहला संख्या आपको मान लिए x और दूसरा संख्या को मान लिए आपका x + 1, यानी कि x + 1 × x हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल जो है ना कितना है 72 है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, x + 1 × x = 72। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि a और b समीकरण x² - ax + b के मूल हो तब यहाँ पे आप सभी को बताना है कि a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा। तो देखिए एक समीकरण दिया हुआ x² - ax + b, ये एक समीकरण बराबर 0 है और इसका दो मूल है, एक मूल आपका a है और दूसरा मूल आपका क्या है b है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको संतुष्ट करते हैं। अगर हम लोग x की जगह a रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं a रखते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे x² है ना, x की जगह हमको a रखना है, तो यहाँ पे a² हो जाएगा -a × x, यानी कि यहाँ पे x की जगह a रखेंगे, यानी कि यहाँ पे a को a से गुणा करेंगे, a² हो जाएगा +b बराबर 0। तो यहाँ पे खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका b बराबर हो गया 0। देखिए किसी भी ऑप्शन में आपको b दिख रहा है, किसी भी ऑप्शन में आपका b नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नहीं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि यदि एक एपी के 15 पदों का योग क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर आपका दिया हुआ है 5, ठीक है, और आपका अंतिम पद जिसको हम लोग कहते हैं an बराबर कितना दिया हुआ है आपका 75, ठीक है, कितना दिया हुआ है 75। तो यहाँ पे आपसे वो कह रहा है कि 15 पदों का योग क्या होगा, यानी कि s 15 बोल रहा है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, तो SN बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि n/2 × a + an होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए n का मान क्या है 15 है, तो 15/2 हो जाएगा, 15/2 इंटू यहाँ पे देखिए a का मान आपका 5 है, 5 + an का मान आपका दिया हुआ है 75। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 15/2 है, तो 15/2 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, इंटू करेंगे। जब 5 और 75 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 80। जब इसको काटते हैं तो 40 × 80 होता है। जब हम लोग 40 को 15 से गुना करते हैं, 15 × 40, तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त हो जाएगा 600, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 600। अब देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो फ्रेंड्स प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 4 होगा, है ना, डॉट 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 200, ये आपका एपी बन गया। तो यहाँ पे जो है ना a बराबर आपका हो जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पे सारांतर यानी कि d बराबर हो जाएगा 2 में जब 1 माइनस करते हैं तो 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे और दो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे n बराबर आपका 200 हो जाएगा, और एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि l का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो इस एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे योग कर रहा है ना, तो SN बराबर एक फॉर्मूला होता है, SN बराबर यहाँ पे n/2 × a + l होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए n की जगह हम लोग यहाँ पे 200 डालेंगे, 200/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a का मान देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस यहाँ पे l का मान यहाँ पे कितना है 200 है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 100 × 200 हो जाएगा, 100 × 200 और 1 कितना होगा 201 हो जाएगा, है ना, क्या होगा 201 हो जाएगा। अब 201 को हम लोग जब 100 से गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका प्राप्त होता है 20,100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 20,100। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है, यानी कि यहाँ पे SN पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य क्या क्या हो जाएगा, 107 और 253 के बीच 110 हो जाएगा, उसके बाद आपका 115 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 120 एंड डॉट डॉट डॉट
यहाँ पे हम लोग जाएंगे 253 तक के बीच में 5 से विभाजित 250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर हो जाएगा आपका 110, ए बराबर हो जाएगा 110। उसके बाद यहाँ पे सारांतर यानी कि डी ए का मान हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए एन का मान 250 है, ए एन बराबर क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ए एन के थ्रू से पहले सबसे पहले हम लोग एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एन बराबर आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि एन बराबर जो होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए एन का मान कितना है 250 है, तो यहाँ पे हम लोग 250 लिख देंगे। 250 बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस ए का मान 110 है, तो यहाँ पे 110 प्लस एन माइनस 1, हमें एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे देखिए आपका 5 दिया हुआ है, इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 250, उसके बाद 110 यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 110 बराबर आपका हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5, एन माइनस 1 इंटू 5, है ना। अब देखिए ये 250 में जब हम लोग 110 माइनस करते हैं ना तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 140, कितना होगा 140। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा आपका एन माइनस 1, 5 गुना में है ना, जब गुना में रहता है तो इधर आके बटे हो जाएगा। जिसको हम लोग काटेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, उसके बाद पर 40 हो जाएगा। यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा आपका 28 प्लस 1 माइनस है कि इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका 28 प्लस 1 यानी कि 29 आपका एन का मान प्राप्त हो गया है। तो चलिए एस एन के फॉर्मूला से हम लोग जो है ना इसका ये संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर जो होता है आपका एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह कितना डालेंगे 29 डालेंगे, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग 29 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, इंटू हो जाएगा 2a। देखिए यहाँ पे a का मान कितना है 110 है, तो यहाँ पे 110 लिखेंगे प्लस n का मान यहाँ पे आपका प्राप्त है 29, तो 29 माइनस 1 इंटू यहाँ पे d का मान कितना डालेंगे, d का मान यहाँ पे आपका प्राप्त है 5, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 29 बटे 2 है, तो 29 बटे 2 यहीं पे रहने दीजिए इसको। जब हम लोग 2 को 110 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होगा 220। तो 220 प्लस 29 में जब 1 माइनस करते हैं तो 28 होता है। जब 28 को आप 5 से गुणा कीजिएगा ना तो आपका प्राप्त हो जाएगा 140। तो देखिए यहाँ पे 29 बटे 2 यहाँ पे प्राप्त है 29 बटे 2 इंटू 220 और 140 हो जाएगा आपका 220 और 140 हो जाएगा आपका 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पे और 1 1 3 हो जाएगा, यानी कि 360। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 180 दूनी 360 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 180 को जब हम लोग 29 से गुणा करते हैं ना तो आपका प्राप्त होता है 5220, यानी कि 5220। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखें 32वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि दो संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान लें कि पहला त्रिभुज आपका है ए बी सी, ये पहला त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज को मान लेते हैं PQRS, और ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए जब समरूप त्रिभुज होता है ना तो उनकी संगत भुजा क्या होता है, अनुपाती होता है। मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा BC बटे क्यू आर का, और ये बराबर हो जाएगा आपका AC बटे PR, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजा क्या है, अनुपाती है। उसके बाद क्या करा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, मान ली कि पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC यहाँ पे हो जाएगा ABC बटे दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR है, यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR हो जाएगा, ठीक है, PQR। तो ये बराबर जो होगा ना संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपाती होता है। तो यहाँ पे AB बटे हो जाएगा AB बटे PQ का स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो बराबर होगा ना यहाँ पे आपका 9/4 का बराबर होगा। अब देखिए AB बटे PQ का स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 9/4। तो देखिए रूट से बाहर निकल के आएगा 9, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 4 जो है ना 2 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3/2। अब आइए अगला प्रश्न देख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 33वां प्रश्न है, क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजा 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो वैसा ही प्रश्न है, इससे पहले हम लोग जो 32वां प्रश्न को सोल्व किए वैसा सेम टू सेम है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है और इन त्रिभुजों की भुजा दिया हुआ 1:2 के अनुपात में। देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा त्रिभुज PQR। ये दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप तब होता है जब उनके संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे संगत भुजा क्या है
1/2, तो ये आपका 1/2 के स्क्वायर के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि 1:4। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1:4। अब देखिए हमें 34वां प्रश्न क्या करा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी तब AB स्क्वायर बटे AD स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी त्रिभुज AB से रहे, ठीक है, जब भी त्रिभुज AB से रहे और AD लंब BC रहे तब जो होगा ना AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर जो बराबर होता है वो आपका 3/4 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 35वां प्रश्न क्या कर रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं कार्तीय तल। ये आपका कार्तीय तल हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक है, तो आप सभी को पता होता है ये हम लोग y अक्ष से किधर जाना है, दाईं ओर आ जाना है, यानी कि इधर आपको आना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। तो यहाँ पे जो है ना y अक्ष से दाईं ओर आना है, 5 इकाई दाईं ओर, तो 5 इकाई दाईं ओर आगे x अक्ष पर P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए x अक्ष पर P बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। तो यहाँ पे x कौन है, 5 है, यानी कि यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 5,0, 5,0, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिंदु A 2,-3 तथा B 2,2 के बीच की दूरी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए मान लिए कि ये पहला पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। A हो गया ये आपका और ये आपका B हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र लगाएंगे। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x2 कौन है, 2 है, 2 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y2 कौन है, 2, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों क्या होगा, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 25 जो है ना रूट से बाहर निकल करके आएगा 5 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 5 इकाई। अब आइए देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कर रहा है कि बिंदु A, B और तथा C, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया हुआ, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो ये त्रिभुज आपको बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो मान लीजिए कि एक अननोन त्रिभुज है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका क्या हो गया, C हो गया। ये आपका अननोन त्रिभुज है और हम लोग कैसे इसको ज्ञात करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर समबाहु त्रिभुज या फिर विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग पहले AB का डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले AB का डिस्टेंस ज्ञात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए AB का डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र, जिसे हम लोग कहते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि x2 कौन है, -5 है, -5 - 0, यहाँ पे x1 0 है। जब -5 में 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपका -5 ही होगा। -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 में हम लोग ऐड करने वाले हैं यहाँ पे 3 - 6, यानी कि -3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका, √34। तो ये आपका AB का मान प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार हम लोग BC का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार हम लोग BC का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए BC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे BC में आ जाइए आप। देखिए BC यहाँ पे x2 कौन है, 3 है, यहाँ पे x1 -5 है। तो 3 में जब हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 - 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 प्लस इसी प्रकार हम लोग y2 - y1 करते हैं। तो 1 में जब हम लोग 3 को माइनस करते हैं तो -2 प्राप्त होता है। तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 64 और 4 आपका हो गया 68। कितना हो गया, 68, √68। ठीक है, तो ये आपका प्राप्त हो गया BC। उसके बाद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं AC। तो उस AC भी हम लोग जो ज्ञात करेंगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका AC हो गया। A का निर्देशांक इतना दिया हुआ है और C का निर्देशांक इतना है। तो देखिए x2 कौन है, 3 है। जब 3 में हम लोग 0 को माइनस करते हैं तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर आपको ऐड करना होता है, यहाँ पे 1 में -6 को घटाना होता है, यानी कि -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब 25 और 9 को ऐड करते हैं तो आपका √34 प्राप्त होता है। कितना होता है, √34। तो यहाँ पे भी जो है ना AB का मान कितना आया है, √34 आया है, और AC का भी मान जो है ना √34 आया है। कहने का अर्थ है किसी भी त्रिभुज का जब दो भुजा आपस में बराबर होती है ना, तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ होता है दो बराबर भुजा। अब आइए देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदुओं
यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, एक शीर्ष है। और आप सभी को बाद में बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या फिर आयत है या फिर वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है। तो इसको आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा और आप हमें बताइएगा कि 38 का राइट आंसर क्या होगा। जैसे हम लोग सोल्व किए ना 37 का, उसी प्रकार सेम टू सेम आप सभी को 38 का भी सोल्व करना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका वाई अक्ष होता है और ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ये आपका एक हो गया। एक्स अक्ष यहाँ पे जो है ना, एक्स अक्ष से नीचे आना है 5 इकाई वाई अक्ष पर, तो ये आपका एक, ये आपका माइनस में होगा, -1 -2 -3 हो गया, फिर -4 हो गया और इसी प्रकार फिर यहाँ पे आपका -5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एक बिंदु है ए और ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है ना, वो आपका क्या होता है 0, y होता है। क्या होता है 0, y। तो यहाँ पे 0 पहला पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे y कौन है -5 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, -5, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 0, -5। अब आइए देखिए हमें 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ए बिंदु दिया हुआ है और बी बिंदु दिया हुआ है, दोनों को मिलाने वाली रेखा 3:1 के अनुपात में पी बिंदु पर बांटती है, तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। कहने का अर्थ है ये आपका 3:1 का अर्थ होता है M1:M2, है ना। देखिए इसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो x, y के लिए एक फॉर्मूला होता है जो पी निर्देशांक ज्ञात करने के लिए होता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे x2 m1 प्लस x1 m2 बटे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, और y के लिए होता है फिर आपका यहाँ पे y2 m1 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस मैथ्स को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जो डाटा दिया हुआ है ना, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए x2 का मान यहाँ पे आपका 9 दिया हुआ है, तो 9 को गुणा करेंगे m1 से, m1 आपका 3 है, फिर आपका प्लस हो जाएगा, है ना, 9 गुना 3 प्लस x1 का मान यहाँ पे देखिए 5 है, 5 को गुणा करेंगे हम लोग m2 से, m2 का मान 1 है, और यहाँ पे m1 प्लस m2 यानी कि 3:1 है ना, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे हम लोग कोमा देंगे। तो देखिए y2 का मान जो यहाँ पे है ना 6 है, तो 6 को गुणा करेंगे हम लोग m1 से, m1 3 है, फिर प्लस हो जाएगा। y1 का मान देखिए यहाँ पे आपका -2 है, तो -2 को गुणा करने वाले हैं, -2 को हम लोग m2 से गुणा करने वाले हैं। m2 का मान यहाँ पे आपका कितना है, m2 का मान 1 है, बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 4। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 × 27 हो जाएगा, 27 और 5 32 हो जाएगा, 32 बटे यहाँ पे आपका 4 हो गया, है ना, कोमा छोटी 18 में जब हम लोग 2 माइनस करते हैं तो कितना होता है आपका 16 होता है, 16 बटे 4। तो इसको हम लोग जब काटते हैं, है ना, 4 × 8 32 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 × 4 = 16 हो जाएगा, यानी कि 8,4, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 8,4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि cos 60 डिग्री + 1 बटे cos 60 डिग्री - 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 + 1 बटे cos 60 डिग्री का मान 1/2 - 1। तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 2, यानी कि बटे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फिर 2 एलसीएम लेंगे नीचे में, तो यहाँ पे 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 3 हो गया, 3/2, फिर यहाँ पे आपका 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि -3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आप सभी को पता होगा। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा √3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान होगा। तो चलिए इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं। हम लोग ऊपर वाला को साइन को कोस में चेंज करेंगे। तो साइन थीटा यहाँ पे 18 डिग्री दिया हुआ है, बटे आपका दिया हुआ है cos 72 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान यहाँ पे 18 डिग्री है, बटे हो जाएगा, नीचे वाले को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका cos 72 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए cos 90 में जब 18 माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है cos 72 डिग्री। तो यहाँ पे ऊपर में आपका cos 72 डिग्री और नीचे में भी आपका cos 72 डिग्री, तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी का 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि tan a बराबर होगा। तो फ्रेंड्स tan a जो बराबर होता है ना आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा
कोट 90 डिग्री माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे 45वें प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि साइन ए 3/4 तो कोस ए का मान कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। साइन ए का अर्थ होता है p/h, तो यहाँ पे p का मान दिया हुआ है आपका 3 और यहाँ पे आपका h का मान दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 9 हो गया। 16 में जब 9 माइनस करते हैं तो √7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोस ए का मान प्राप्त कर लेते हैं। कोस ए, देखिए फ्रेंड्स कोस ए बराबर जो होता है ना b/h होता है। क्या होता है b/h। तो यहाँ पे b का मान कितना है √7 है, तो √7/h का मान देखिए यहाँ पे कितना है 4 है, यानी कि √7/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 46वें प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मान वैल्यू याद हुआ होगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका, कोस 90 डिग्री का जो मान होता है ना वो आपका 0 होता है, लेकिन कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और टेन 90 डिग्री का मान जो होता है ना अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे जो ना कोस 90 डिग्री हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।